23। तो दंड प्रक्रिया संहिता कैसा लॉ है? एक प्रोसीजरल लॉ है, यहाँ पे प्रोसेस होता है। और जैसे दो प्रकार के लॉ होते हैं, एक सब्सटेंशियल लॉ और एक प्रोसीजरल लॉ। तो हमारा दंड प्रक्रिया संहिता एक प्रोसीजरल लॉ है, जिसका उद्देश्य क्या है? दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। यह अधिनियम 25 जनवरी 1974 को बना था और लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1974 को। इसका अध्याय 1 प्रारंभिक, इसमें क्या दिया हुआ है? सर ऊपर करें थोड़ा सा। जैसा कि अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, उसका अध्याय प्रारंभिक, तो ये धारा 1 है, वो क्या बोलता है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिंसमेंट। तो जो इसका पहला धारा 1 का जो क्लॉज 1 है, वो क्या बोलता है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। यानी कि इस अधिनियम को किस नाम से जाना जाएगा? दंड प्रक्रिया संहिता 1973। धारा 1 का क्लॉज 2 ये कहता है कि इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। परंतु इस संहिता के अध्याय 8, 8 क्या है? परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति। 10 लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखना। और 11 पुलिस का निवारक कार्य से संबंधित उपबंधों से भिन्न। यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता में जो धारा 8 है, जो धारा 10 है और जो धारा 11 है, इनको छोड़ के जितने भी चैप्टर सीआरपीसी में दिए हुए हैं, वो नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र को लागू नहीं होंगे। ठीक है। तो सीआरपीसी के कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र को लागू होंगे? वो है अध्याय 8, 10 और अध्याय 11। और जितने प्रोविजंस हैं सीआरपीसी में, उनको लागू करने के लिए किसे कौन समुचित होगा? कौन समुचित सरकार? राज्य सरकार। ठीक है। तो राज्य सरकार क्या करेगी? अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र या उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, अनुषंगिक या परिणामिक उपांतरों, यानी कि सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और मॉडिफिकेशन, सर ऊपर, सहित लागू कर सकती है, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाए। तो क्या करेगी राज्य सरकार? सीआरपीसी के अन्य उपबंधों को लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी करेगी। और ऐसी अधिसूचना जारी करके वो सीआरपीसी के जो और प्रोविजंस हैं, उनको या तो संपूर्ण नागालैंड में या किसी जनजाति क्षेत्र में या उसके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक के रूप में, अनुषंगिक के रूप में या परिणामिक उपांतरों के रूप में लागू कर सकती है। स्पष्टीकरण ये कहता है कि इस धारा में जनजाति क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन, यानी कि 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की 6वीं अनुसूची के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट आसाम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे और जो शिलोंग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न है। मतलब जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं कि जनजाति क्षेत्र, तो वो जनजाति क्षेत्र क्या होंगे? तो उसके बारे में स्पष्ट कर दिया गया है कि वो जनजाति क्षेत्र वे राज्य क्षेत्र होंगे जो 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की 6वीं अनुसूची के पैरा 20 में आसाम के जनजाति क्षेत्र में सम्मिलित थे और जो शिलोंग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न है। ठीक है। तो यह अधिनियम
कब पारित हुआ? 1 अप्रैल 1974 के दिन। ठीक है। तो अगर कोई ये क्वेश्चन आता है कि सीआर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिन प्रवृत्त हुई, तो 1 अप्रैल 1974 इसका आंसर आएगा। ठीक है। अब आते हैं धारा 2, जो कि परिभाषाएं बताती हैं। पहला, जमानतीय अपराध। ये थोड़ा मिस्टेक है ना। जमानतीय अपराध, बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है। ठीक है। या तो सीआरपीसी के प्रोविजन के तहत उसको जमानती अपराध के रूप में बताया गया है, या कोई ऐसी विधि है जिसमें उसको जमानती अपराध बताया गया है, तो वो जमानती अपराध होगा। और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है, यानी कि जो जमानती अपराध नहीं होगा वो क्या होगा? अजमानती अपराध होगा। ख, आरोप। तो आरोप के अंतर्गत जब आरोप में से एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष, जब चार्जशीट बनता है ना, आरोप पत्र, तो उसमें या तो किसी के ऊपर एक आरोप लगता है, किसी के ऊपर दो, किसी के ऊपर तीन, कि इसने चोरी की, चोरी के साथ डकैती की, डकैती के साथ मार भी डाला, तो आरोप लगेगा 378 का, है ना, 392 का, 302 का। तो ये सब आरोप होते हैं। तो उन तो जो बोल रहे हैं ना, शीर्ष, एक से अधिक शीर्ष हो, तो उन में से कोई भी शीर्ष होगा वो आरोप होगा। ठीक है। अब इसका जो थर्ड है क्लॉज, वो क्या बोलता है? संज्ञेय अपराध। तो संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो हमारे सीआरपीसी में पीछे दो अनुसूची दी गई है ना। तो एक अनुसूची में ये बताया गया है कि जमानती अपराध के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो पीछे देख लेंगे आप वो अनुसूची को। तो उन अनुसूची में ये जो संज्ञेय मामला है ये भी बताया, संज्ञेय है, कोई मामला संज्ञेय है कि असंज्ञेय है ना। तो ये क्या बोलता है? संज्ञेय मामले से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है। अच्छा बताओ, वारंट किन केसेस में लगता है? कोई? कॉग्निजेबल ऑफेंस में सर। हाँ, वारंट, मैं पूछा वारंट किन मामलों में लगता है? अपराध दो तरीके के होते हैं, जिसमें एक समन मामला होता है, एक वारंट मामला होता है ना। तो वारंट मामला कौन सा होता है? जिसमें 2 वर्ष से अधिक की सजा, मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान होता है। ठीक है। और जो समन मामला होता है वो 2 वर्ष से कम की सजा वाले होते हैं, है ना। तो संज्ञेय मामला क्या है? जो छोटे स्तर का जो अपराध है, जिसमें पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकता है ना। ठीक। अब इसका जो यस क्लॉज सर। डी है, इसका क्लॉज डी, परिवाद, कंप्लेंट। तो परिवाद क्या कहता है? से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से
मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है। किससे किया जाएगा? मजिस्ट्रेट से। कैसा किया जाएगा? मौखिक या लिखित रूप से। तो दिया ना उससे, तो ये उससे कौन है? यहाँ पे पुलिस अधिकारी नहीं है, यहाँ पे कौन है? मजिस्ट्रेट है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट को मौखिक या लिखित रूप से कोई कथन करता है ना, चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, ठीक है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं होती। ठीक, तो परिवाद के अंतर्गत क्या है? पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। परिवाद किससे किया जाता है? मजिस्ट्रेट से किया जाता है। कैसा किया जाता है? तो मौखिक या लिखित रूप से, है ना। इसका स्पष्टीकरण क्या बोलता है? ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है। तो असंज्ञेय अपराध यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, है ना। जो, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर। आ रही है ना? ठीक है ना। तो जो इन्वेस्टिगेशन के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, यानी कि किसी अपराध का इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर पता लगा कि वो क्या कैसा मामला है? असंज्ञेय मामला है। ठीक है। तो पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी, यानी कि पुलिस अधिकारी स्वयं जाके मजिस्ट्रेट के पास बोलेगा कि ये असंज्ञेय मामला है, इसमें ऐसा हुआ है, तो वहां पे वो कंप्लेन समझी जाएगी। और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है, वो क्या समझा जाएगा? परिवादी। ठीक है। हो गया सर? हो गया? बंद कर दो रिकॉर्डिंग।